ना जाति का सवाल था, ना रंग का भेद था, बस धर्म का नाम था और मौत की भेंट था। धर्म के नाम पर पहनाया गया कफन का कर्म, और तुम कहते हो आतंकवादी का नहीं होता है कोई धर्म। कश्मीर की मिट्टी भी रोती है, नम है सबकी आंख, उनका सपना पीछे छूट गया, बस रह गई उनकी राख। पुलवामा से पहलगाम तक बस है दर्द का सफर, मुंबई के जख्म आज भी हैं हरे, दिखता है आज भी इसका असर। घर घर में तिरंगा उठ गया उनके सम्मान में, अब पूछती है पूरी दुनिया कब मिलेगी उनको शांति आसमान में। मैं पूछती हूँ आज, जब आज भी धर्म के नाम पे कटते हैं गले, तब तुम कैसे कहते हो कि हम सब एक हैं, आओ साथ में चले। याद रखना ये भारत है, तुझे छोड़ेंगे नहीं, राम का नाम ले लेकर फोड़ेंगे, सिर्फ तोड़ेंगे नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, जो भी हुआ हम सबको पता है कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। अब मैं अगर इसके बारे में ज्यादा बोलूंगी तो मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि आज भले ही मेरे घर से 14 लोग फौज में नहीं है, पर फिर भी मैं एक देशभक्त हूँ, साथ में मैं एक प्राउड हिंदू हूँ, और उससे भी बड़ी मैं एक अच्छी इंसान हूँ। और मेरी आइडेंटिटी मेरे खुद के विचारों से है, ना कि मेरे घर वालों की आइडेंटिटी से। और देशभक्त होने के लिए ना घर वालों का फौज में होना जरूरी नहीं है, आपके कर्म ही बता देते हैं कि आप कितने देशभक्त हैं। और मुझे तो लगता है कि उन 14 फौजियों के लिए भी काफी शर्म की बात है कि वो एक तरफ भारत के लिए लड़ रहे हैं और उनके घर का कोई बंदा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। खैर, आपको पता ही है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, नाम लेके और ऐसे लोगों के बारे में ज्यादा बात करके मैं देश को दुखी नहीं करना चाहती हूँ, और ना ही उन लोगों को व्यूज दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग यही चाहते हैं, और सिर्फ थोड़े से व्यूज के लिए वो लोग पाकिस्तान तक को सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन कहावत है ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। खैर, इन सब चीजों को साइड में हटा के आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि अगर किसी भी हालत में इंडिया और पाकिस्तान में जो है वॉर होता है, तो फिर हमें मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक मार्केट काफी ज्यादा स्टेबल है, और इवन स्टेबल से भी ऊपर बुलिश हमें दिख रहा है, तो अभी तक कोई भी असर नहीं है। बट हम सबको पता है ये मार्केट है, एक बैड न्यूज आएगी और मार्केट में क्या रिएक्शन देखने को मिलेगा ये हम नहीं जानते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हर परिस्थिति में खुद को रेडी रखने के लिए आज हम लोग इस चीज को लेके जो है मार्केट को एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि क्या सच में इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हो सकता है या नहीं। तो अगर इस चीज को हम लोग एक लाइन में बोले तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, इंडिया पहले हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंडिया को हमला करना होता तो अब तक वो कर चुका होता। तो अगर वॉर की स्थिति बनती है तो पहले पाकिस्तान ही हमला करेगा, इंडिया तो पहले हमला नहीं करने वाला है। क्योंकि जैसा कि हम लोग पिछले दिनों देख चुके हैं, प्रधानमंत्री हमारे ये बोल चुके हैं कि इनको सजा मिलेगी, और अगर उनको सजा देना होता तो जैसे उन्होंने इमीडिएटली इंडस वैली ट्रीटी को जो है रद्द किया, वैसे ही वो वॉर भी स्टार्ट कर सकते थे। बट अगर अभी तक वॉर स्टार्ट नहीं हुई है, इंडिया ने वॉर स्टार्ट नहीं किया है, दैट मीन्स हम ये जो है एनालिसिस करके बता सकते हैं कि इंडिया पहले वॉर स्टार्ट करना नहीं चाहता है। बट अगर कोई सामने से हमला करेगा तो आप पीछे भी नहीं रहेंगे। बट इसके साथ साथ आपको ये भी समझना होगा कि क्या पाकिस्तान की जो आर्मी है या पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, वो अभी इस सिचुएशन में है कि वो इंडिया के साथ वॉर स्टार्ट कर सकती है। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले आर्मी साइजेस की बात करेंगे, तो जो एक्टिव सोल्जर्स हैं वो इंडिया के पास 14 लाख है और पाकिस्तान के पास केवल 6.5 लाख। इसके बाद जो रिजर्व सोल्जर हैं उनकी जो संख्या है वो इंडिया में 11 लाख है और पाकिस्तान में केवल 5 लाख। और इसके साथ साथ ये मत भूलिएगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो ऑलरेडी अपनी जो फैमिली है उनको विदेश भेजना स्टार्ट कर चुकी है। तो मुझे नहीं पता कि इन 5 लाख लोगों में से या फिर इन 6.5 लाख लोगों में से कितने लोग एक्चुअल में युद्ध स्टार्ट होगा तो खुद जो है लड़ने आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तानियों को अपने देश से कोई मतलब है, इन्हें केवल और केवल जिहाद से मतलब है। बाकी आगे चलते हैं, टैंक्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो है इंडिया के पास 4,500 टैंक्स हैं और पाकिस्तान के पास 2,500 टैंक्स हैं। और अगर बात की जाए गन्स रॉकेट्स वगैरह की, तो इंडिया के पास 6,500 प्लस है, और जो पाकिस्तान है उनके पास 3,800 प्लस आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग कंपैरिजन करेंगे एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स की अगर बात की जाए तो कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो होते हैं वो इंडिया के पास 600 प्लस है और पाकिस्तान के पास 350 प्लस है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो इंडिया के पास 250 प्लस है और पाकिस्तान के पास 80 प्लस है।
अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो हमारे पास इंडिया के पास 40 है और इनके पास जो है केवल 25 है। तो आप देख रहे हो कंपैरिजन में ये लोग इंडिया के आसपास भी नहीं है। ठीक है, इंडिया के आसपास नहीं है। और अगर आप बोलोगे कि जज्बा भी तो कोई चीज होती है, तो जैसे मैंने बताया कोई जज्बा उज्बा नहीं रखते हैं ये लोग। अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो आई एम सॉरी भाई, ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपकी आर्मी के लिए है और कुछ जज्बा नहीं है। अगर वाकई में पाकिस्तान के लोगों में देश की उन्नति के लिए जज्बा होता, वो तरक्की को तवज्जो देते, तो कभी भी एक आईएसआई का चीफ जो है आपका आर्मी चीफ बन के नहीं बैठता। इसके बाद अगर नेवी की बात की जाए तो नेवी आपकी 150 प्लस हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स है और पाकिस्तान के पास केवल 50 है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो हमारे पास 2 है और पाकिस्तान के पास 0 है। इसके बाद सबमरीन की बात की जाए तो हमारे पास 20 है, जिसमें न्यूक्लियर प्लस डीजल दोनों को मिला के हमारे पास 20 है और पाकिस्तान के पास केवल 8 है। वो भी 8 जो है वो डीजल वाले हैं, न्यूक्लियर वाले एयरक्राफ्ट इनके पास एक भी अवेलेबल नहीं है। अगर इन सबको आप देखेंगे, न्यूक्लियर वेपन की बात की जाए जिनकी ये धमकी देते रहते हैं कि न्यूक्लियर बम हम सजा के नहीं रखे हैं, नहीं रखे हैं, तो हाँ, इंडिया के पास 164 है और इनके पास 170। लेकिन मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताती हूँ कि कभी भी कोई भी देश जो है न्यूक्लियर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाकी लोग जो है, बाकी देश के लोग बीच बचाव करने आ जाएंगे। और यही रीजन है कि ये लोग बार बार गिदर भग की धमकी देते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, क्योंकि अगर ये ऐसा बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है तो क्या होगा कि बाकी जो देश लोग हैं वो आके बीच बचाव करेंगे और इनकी इकोनॉमी बच जाएगी और वॉर होने से बच जाएगा। तो न्यूक्लियर बम की जो ये धमकी देते हैं ना, वो केवल इसलिए देते हैं ताकि कोई आए और आके बीच बचाव करे और इनकी जो गर्दन फंसी हुई है वो गर्दन थोड़ी देर के लिए बच जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ओवरऑल डिफेंस बजट की बात की जाए तो इंडिया के पास $83 बिलियन का बजट है डिफेंस बजट, वहीं पे पाकिस्तान के पास केवल और केवल $10 बिलियन का बजट है। तो आप देख लो 8-10 गुना का तो फर्क यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। देखिए, अभी तक तो हम लोग डिफेंस को कंपेरिजन कर रहे थे। अगर इकोनॉमिकल कंपेरिजन किया जाए, जो इंडिया की जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, वहीं पे पाकिस्तान की केवल और केवल $340 बिलियन की जीडीपी है। तो आप देख लो कोई कंपैरिजन नहीं है। $3 ट्रिलियन और $340 बिलियन, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अगर आप कंपैरिजन देख रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर युद्ध होता है तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान 10 दिन भी टिकने वाला है, नहीं टिक पाएगा। और अगर हम लोग जो है इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो इसमें बात करने जैसा भी कुछ नहीं है। सबको पता है कि यूएसए से लेके रूस से लेके सब लोग जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान के पास केवल एक चाइना हुआ करता था जो कि उनको सपोर्ट करता था, वो भी इस मैटर में जो है पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा है। अभी तक उनके किसी भी बयान में पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई भी बयान नहीं आया है। तो ये क्लियर है कि पाकिस्तान को जो है चाइना भी इस बार सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनके खुद के जो है अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। सबसे बड़ा जो एक मेजर रीजन है वो ये है कि यूएसए के साथ अभी उनका टैरिफ वॉर चल रहा है और हम सबको पता है कि यूएसए ने चाइना पे कितना ज्यादा टैरिफ लगा के रखा हुआ है। तो अगर उनके पास इतना टैरिफ है तो इंडिया को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इस चीज का फायदा होते हुए दिखा है, तभी हमारे मार्केट इतने ज्यादा ऊपर हमें दिख रहे हैं। बट इसका दूसरा पहलू ये भी है कि अगर चाइना भी इंडिया के साथ बना के नहीं रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा तो बिजनेस में काफी बड़ा नुकसान जो है चाइना को हो सकता है। एक तो आपको यूएसए से इतना ज्यादा लॉस उठाना पड़ रहा है टैरिफ की वजह से। अगर जो है बिजनेस का बहुत बड़ा, और हम सबको पता है कि बिजनेस का बहुत बड़ा हब अब इंडिया बन चुका है, तो अगर चाइना इंडिया के भी ऑपोजिट में चला जाएगा तो उससे जो है डबल नुकसान होगा। और हम सबको पता है कि चाइना जो है जिहाद पॉलिसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। इवन वो जो है विकास की पॉलिसी को सपोर्ट करता है, वो डेवलपमेंट चाहता है। अभी चाइना के लिए जो परिस्थिति है वो यही है कि वो भी इंडिया को सपोर्ट करे, खुल के सपोर्ट ना भी करे तो फिर वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी बिजनेस की बात फंसी हुई है और बिजनेस में अभी इंडिया चाइना को काफी ज्यादा प्रॉफिट करा के दे सकता है। तो अभी जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें अभी जो हालात है, चाइना जो है इंडिया के ऑपोजिट में नहीं जाएगा। देखिए, अगर इन सब के बावजूद वॉर की स्थिति बनती है, वॉर स्टार्ट होता है, तो नो डाउट हमारा मार्केट गिरेगा, बट इतना नहीं
नहीं गिरेगा जिससे कि आपके जो है त्राहिमाम मच जाए, क्योंकि हम लोग जो है काफी टाइम से इंटरनेशनली भी देख रहे हैं कि वॉर काफी ज्यादा चल रहे हैं, और इसमें इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर है वो एक सडन डिसीजन नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो है ना ऑब्वियस सा हो गया है और काफी दिन से चर्चा चल रही है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर जो है माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हाँ वॉर स्टार्ट हो सकती है। अगर कोई ऐसी सडन न्यूज आती है ना वॉर वाली, तब तो मार्केट बिल्कुल क्रैश होने की स्थिति में आ जाता है। बट हमारा अभी सिचुएशन अलग है, क्योंकि बातें बहुत पहले से चल रही हैं कि वॉर स्टार्ट हो सकता है, हो सकता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इतने जो नेगेटिव सिचुएशन में भी इंडिया को पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। एफआईआई हो या डीआईआई अभी जो है बाइंग करने में लगे हुए हैं। तो हाँ, स्टार्ट अगर वॉर होता है तो बिल्कुल मैं कहूंगी कि मार्केट गिरेगा, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल त्राहिमाम मच जाए। तो तब भी हमें क्या होगा ना, तब भी हमें इन्वेस्टर का सपोर्ट मिलता रहेगा। हो सकता है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, बट वो भी रिकवरी करने की क्षमता इंडिया रखता है। अगर ऐसा नहीं होता और जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं उस हिसाब से हमारा मार्केट हमें गिरता हुआ दिखता, बट अभी नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात ये है कि ऑलरेडी माइंड मेकअप है लोगों का कि वॉर स्टार्ट हो सकता है, फिर भी आपके पास फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। दैट मीन्स मार्केट हमारा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फिर भी अगर आप कहेंगे कि पूजा अगर मार्केट गिरती है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, या हमें मार्केट को कैसे, या फिर हमें मार्केट में कैसे कंडीशन देखने को मिल सकता है, तो मैं कहूंगी कि अगर वॉर स्टार्ट होता है तो जैसा मैंने कहा कि हाँ मार्केट तो डेफिनेटली गिरेगा, बट त्राहिमाम नहीं मचेगा। तो उस सिचुएशन में मैं आपको बता रही हूँ, उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो खासकर फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड की तरफ जाएंगे और गोल्ड का जो प्राइस है वो आपको और ऊपर जाते हुए दिखने वाला है। इसलिए वो गोल्ड की तरफ जाएंगे, क्योंकि यूएस का भी मार्केट अभी उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है टैरिफ की वजह से, और साथ में चाइना में जो है, चाइना का भी मार्केट जो है वो स्टेबल नहीं है टैरिफ की वजह से। तो इन दोनों मार्केट में अभी टैरिफ का रिस्क है, इसलिए इन्वेस्टर इन दोनों जगह जाने की बजाय हो सकता है कि वो जापान के मार्केट में इन्वेस्ट करे, जो कि ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। सेकंड चीज, आपको गोल्ड में सबसे ज्यादा अगर कोई प्राइस बढ़ता हुआ दिखेगा उस टाइम तो गोल्ड में दिखेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर होंगे थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो, वो गोल्ड में शिफ्ट करेंगे और गोल्ड परचेस करेंगे। यूएसडी का भी प्राइस हमें देखने को ऊपर जाते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्रूड ऑयल का प्राइस आपको काफी ऊपर जाते हुए दिखेगा, क्योंकि वॉर की वजह से डिमांड बढ़ेगी, तो क्रूड ऑयल का जो डिमांड है वो आपको मार्केट में भी असर दिखाएगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी आपको ऊपर जाते हुए दिख जाएंगे। बाकी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो बिल्कुल जो है मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आ चुका है, और आप देख रहे हैं काफी अच्छा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और अगर आप ये देखो तो 22 तारीख को पहलगाम में अटैक हुआ था, 22 तारीख से लेके, हाँ, आप अगर मार्केट का पूरा सिनारियो यहाँ पे देखोगे तो 22 तारीख से लेके यहाँ पे मार्केट स्टेबल था, फिर मार्केट थोड़ा यहाँ गिरता हुआ नजर आया, बट इतने बुरे हालात के बाद भी मार्केट ने बिल्कुल शार्प रिकवरी की है और मार्केट बिल्कुल ऊपर गया है। तो ये कहीं ना कहीं हमें दर्शा रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है इंडिया का। और जैसा मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर वॉर होता भी है तो क्रूड ऑयल और गोल्ड दो चीज ऐसा है जहां पे आपको प्राइसेस जो है काफी ऊपर देखने को मिल सकता है। हालांकि मैंने जैसा पहले बताया कि इंडिया कभी भी पहले जो है वॉर स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर उनको स्टार्ट करना होता तो वो अब तक कर चुके होते। और ये जो हालत है ना पाकिस्तान की कि वॉर होने वाला है, ये इनका खुद का भ्रम है, खुद ही पागल हो रहे हैं। उनके पास 10 दिन का भी बजट नहीं है कि वो 10 दिन भी युद्ध लड़ ले। तो अभी वो जो अपनी पूरी वायुसेना को अभी आप देखो तो इंडिया को कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, अभी तो सिर्फ बोला गया है कि इंडस वैली ट्रीटी को जो है रद्द किया जाएगा। अभी से उनको सपने आ गए हैं, कभी बाढ़ आ जा रही है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, मन में भ्रम बैठ गया है, तो उसी से वो डर के मारे ही मर रहे हैं। अपने आप में सेना को फर्जी दौड़ा दौड़ा के मर रहे हैं, अपना तेल बर्बाद कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि उनके पास 10 दिन का भी उनके पास ऑयल नहीं बचने वाला है। फिर भी अभी वो प्रैक्टिस में ही ऑयल खत्म कर रहे हैं। तो जब रियल वॉर स्टार्ट होगी तो मुझे नहीं लगता है वो टिकने वाले हैं। तो जब इंडिया का काम ऐसे ही अभी चल रहा है, हो रहा है ऐसे ही काम, तो अपना जो है वो एनर्जी वेस्ट क्यों करे। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमें हमेशा वॉर से बचना चाहिए, किसी भी देश के लिए वॉर एक अच्छा सॉल्यूशन नहीं होता है। पर मैं बस लास्ट में एक ही बात कहूंगी कि चाहे मार्केट क्रैश ही क्यों ना हो जाए, चाहे त्राहिमाम क्यों ना मच जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टाइम पे हमें अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को भूल के एज अ इंडियन, एज अ हिंदू एंड एज अ ह्यूमन
हमें जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए और हमें ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे कि पाकिस्तान को हमारे किसी भी पोस्ट को लेके जो है बात करने का मौका मिले और वो हमारे पोस्ट को शेयर करें। एज़ अ इंडियन अगर मैं बात करूँ, अगर मैं कुछ ऐसा बात बोल देती और मेरे पोस्ट को जो है शेयर करके पाकिस्तानी जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल करते, तो मेरे को इतनी शर्म आती, मैं उसकी सफाई नहीं देती कि मेरे घर में 14 लोग फौजी हैं। अरे घर वाले फौजी हैं तो क्या हुआ? तुम तो देशभक्त नहीं हो ना, तुम तो देश का नाम डुबो रही हो। एक तरफ तुम्हारे घर वाले फौज में जो है इंडिया के लिए लड़ रहे हैं और तुम ऐसा काम कर रही हो। तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात होती। मैं ऐसे व्यूज़ को कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करती जो मेरे दुश्मन देश की वजह से मुझे मिलते। तो सबकी अपनी-अपनी राय है। आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे पता है आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो प्लीज़ उसके पोस्ट को देख के, उसके वीडियोज़ को देख के और ज़्यादा व्यूज़ उसको मत दीजिए, क्योंकि वो एक जर्मन शेफर्ड के नक्शे कदम पे चल रही है। उसे दिख रहा है कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे जो है 1 दिन में ही करोड़ों-करोड़ों व्यूज़ मिल सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ ऐसे देशद्रोही लोगों को, मैं साफ बोल रही हूँ, ये पूरा का पूरा देशद्रोही वाला काम है। ऐसे देशद्रोही लोगों के पोस्ट को देख के, वीडियोज़ को देख के और ज़्यादा व्यूज़ मत दिलाइए। भले ही हम फौजी की तरह वहाँ पे जाके युद्ध ना लड़ सके, बट हम जो कर सकते हैं वो एक दूसरे का साथ देके एक दूसरे के मोराल को ऊपर उठा सकते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रह सकते हैं। और जब जो है साथ में पूरा देश खड़ा होता है, तो कोई भी आर्मी, कोई भी नेवी, कोई भी एयर फोर्स से ज़्यादा ताकत उस देशवासियों की होती है। मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा, गिरेगा, कुछ भी होगा, हम रिकवरी कर लेंगे, बट अगर बात देश की है, बात अगर हमारे मान-सम्मान की है, तो हमें हमेशा साथ खड़ा रहना चाहिए। इसीलिए आज हम सबको मिलके सिर्फ देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी और चीज़ के बारे में। तो आई होप आज जो भी बातें मैंने कही, आप उसको याद रखेंगे और अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स को भूल के आप केवल और केवल देश के साथ खड़े रहेंगे। तो कौन-कौन मेरे साथ है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।